नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 लाख से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। और पंजाब ने ठोस कचरा अलग करने तथा घर घर एकत्रीकरण का 100% लक्ष्य किया हासिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलन खत्म करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को फिर से बातचीत का न्योता देते हुए कहा कि कृषि मंत्री लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं तथा अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। उन्होंने सदन में भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आंदोलन करने वालों से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, परंतु आंदोलन के दौरान बुजुर्ग वहां बैठे हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश हर सिख पर गर्व करता है। सिखों का हम जितना आदर करें उतना कम है। प्रधानमंत्री ने कोविड काल की बात करते हुए कहा कि कोरोना के मद्देनजर भारत को लेकर आशंका थी, परंतु हमारे वैज्ञानिक मिशन मोड पर जुटे रहे, जिसकी बदौलत भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है तथा कोरोना ने दुनिया के साथ रिश्तों में भारत को नई ताकत दी। में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है। वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि विश्व गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है तथा भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है तथा डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटल माध्यम से हो रहा है तथा भारत मोबाइल निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है तथा आगे बढ़ने के लिए गरीबी को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि की समस्या को हल करने तथा किसानों की आय बढ़ाने की ओर कार्य कर रही है। ये देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन
में लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा कि देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। प्रधानमंत्री ने किसानों, गरीबों, महिलाओं इत्यादि के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं की बात भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला तथा नए आत्मविश्वास वाला है। भारत सच्चे अर्थों में अवसरों की भूमि है। जल हो, नभ हो या अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी क्षमता के साथ खड़ा है। सरकार ने कहा कि देश में अब तक 58 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 28,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। 12 राज्यों में कल टीकाकरण किया गया। यह राज्य हैं असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इनमें से 53,17,760 स्वास्थ्य कर्मियों और 4,85,857 अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां कोविड-19 का टीका सबसे ज्यादा लोगों को लगाया गया है। सरकार ने किसानों की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 305 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। देश के कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। योजना के दायरे को पूरे फसल चक्र तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फसल बीमा योजना का अनुमोदन 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को किया था। इस योजना के तहत देश भर के किसानों को कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की भागीदारी के संबंध में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रीमियम के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। प्रतिवर्ष इसके लिए 5 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान आवेदन करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने इस योजना में चुनौतियों से निपटने के लिए सृजनात्मक और तर्कसंगत बदलाव किया है। बीमा योजना को सरल बनाया गया है और किसान फसल को हुए नुकसान की जानकारी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर या निकटतम कृषि अधिकारी को 72 घंटों के भीतर दे सकते हैं। दावे का भुगतान किसानों को उनके बैंक खातों में कर दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि फसल बीमा योजना में पंजीकृत होने वाले 84% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया है कि शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे अध्यापकों, कंप्यूटर टीचरों, शिक्षा कर्मियों और वॉलंटियरों के लिए सेशन 2021-22 की आम बदलियों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तबादला नीति 2019 के तहत पोर्टल 6 फरवरी से 13 फरवरी तक खोल दिया गया है। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि ऑनलाइन तबादला नीति के अंतर्गत सेशन 2021-22 में बदलियों के लिए अध्यापक अप्लाई कर सकते हैं, परंतु ये बदलियां 10 अप्रैल 2021 या नए सेशन शुरू होने के बाद ही लागू होंगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिन अध्यापकों ने सेशन 2020-21 में अप्लाई किया था उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, परंतु यदि अध्यापक किसी संबंधित डाटा का संशोधन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन तबादला नीति के अंतर्गत पहली 7300 के करीब अध्यापकों की बदलियां की गई थी। सेशन 2020-21 के दौरान बहुत से अध्यापकों ने बदलियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल काफ़ी समय तक बंद रहने के कारण सेशन 2020-21 में बदलियां नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब सेशन 2021-22 के लिए समूह रेगुलर अध्यापकों के अलावा कंप्यूटर फैकल्टीज, शिक्षा कर्मियों, EGS, वॉलेंटियरों, STR,
AIGs को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन ऑनलाइन बदलियों का फायदा बॉर्डर एरिया में नियुक्त अध्यापकों को भी मिलेगा, क्योंकि अध्यापकों की नई भर्ती जो कि बॉर्डर एरिया में होनी है, उसके साथ पिछले कुछ सालों से काम कर रहे अध्यापकों को अपने घरों के नजदीक आने का मौका मिलेगा। पंजाब ने ठोस कचरे को अलग करने और इसकी घर घर से एकत्रीकरण के लक्ष्य को लगभग 100% हासिल कर लिया है। इसके अलावा जिला स्तर पर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 14 जिला पर्यावरण योजनाएं तैयार हैं। राज्य की सचिव विनी महाजन ने सेवा मुक्त जस्टिस जसबीर सिंह की अध्यक्षता में सतलुज और ब्यास नदियों के लिए NGT की तरफ से नियुक्त निगरानी कमेटी के साथ बातचीत के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कमेटी को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पर्यावरण के सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और राज्य के नागरिकों को साफ और सुरक्षित पीने वाला पानी मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। विनी महाजन ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार कृषि प्रधान राज्य में बायोमेडिकल और प्लास्टिक अवशेष समेत ठोस अवशेष प्रबंधन के लिए यत्न और तेज करेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव SC अग्रवाल, पर्यावरण प्रेमी बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल और तकनीकी माहिर डॉक्टर बाबूराम के पैनल मुख्य सचिव को खास संदर्भ सहित राज्य के पर्यावरण के साथ जुड़े विभिन्न मुद्दों, नदियों में पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अवशेष प्रबंधन के बारे में भी बताया। ये कमेटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विशेष तौर पर पर्यावरण के साथ विभिन्न मुद्दों को देखने के लिए साल 2019 में गठित की गई थी तथा पिछले 2 सालों में राज्य की सबसे अहम उपलब्धि ब्यास नदी के 2 हिस्सों में पानी की गुणवत्ता में जरूरी स्तर का सुधार लाना रहा है। इसकी बदौलत ये नदी ऐसे मापदंडों वाली देश की एकमात्र नदी बन गई है। चंडीगढ़ में कल 19 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की जांच के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1050 टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है तथा शहर में कोरोना की एक्टिव मामलों की संख्या 169 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों द्वारा निःशुल्क कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक चंडीगढ़ में कोरोना की जांच के लिए कुल 2,25,242 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,03,192 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही तथा कुल 21,107 मामलों में कोरोना होने की शहर में अब तक 340 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा प्रतिदिन कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। कल भी शहर में 33 अन्य कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से शहर में ठीक होने वालों की कुल संख्या 20,598 हो गई है। उधर शहर में बनाए 10 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। अब तक टीकाकरण के 10 सेक्टरों में स्वास्थ्य कर्मियों व प्रथम श्रृंखला में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। कल कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 411 लोगों का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। सतनाम प्रसाद फास्ट फूड का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया था और कोई आमदन नहीं हो रही थी। उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के काबिल हुआ। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मेरा फास्ट फूड का काम है। कोरोना काल में हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ, 4-5 महीने यानी कामकाज नहीं हुआ। हम लोग बेरोजगारी घर में बैठ गए, कोई काम का सिचुएशन नहीं हम लोगों को मिला करने का। तो बाद में कोरोना के बाद 10,000 का सरकार ने लोन दिया, उससे किसी तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जो 10,000 का लोन मिला हम लोगों को। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं।
हरियाणा की पंचकुला निवासी मार्शल आर्ट चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट अमिता मारवा बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती हैं ताकि इससे वे आत्मरक्षा का गुण सीखें और साथ ही खेल की दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करें। देखिए गुड न्यूज़ चंडीगढ़ की ये खास रिपोर्ट। कथक नृत्यांगना और मार्शल आर्ट में डबल ब्लैक बेल्ट अमिता मरवाहा स्लम के बच्चों को फ्री में मार्शल आर्ट सिखाती हैं और उन्हें खेलों की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका देती हैं ताकि वे जीवन में कुछ कर सकें। अमिता ने बताया कि जब वे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही थी तो उन्होंने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि उन बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन पैसे की कमी उनकी प्रतिभा के आड़े आ रही है। जब मैं स्कूल में खुद मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखती थी उस टाइम पे ये होता था कि बहुत सारे बच्चे डिज़र्विंग भी होते थे बट कई ऐसे रीजंस होते थे कि वो आगे नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम मैं कभी सोचती थी कि अगर कल को कभी मैं टीचर बनी तो मैं उन सब बच्चों को फ्री सिखाऊंगी। तो हमने 15 बच्चों के साथ क्लासेस शुरू की थी 2011 में। जो हमारे कैंप्स चला करते थे उनको मैंने रेगुलर क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बच्चे चाहते थे कि हमें हर रोज़ ट्रेनिंग मिले। कई बच्चे ऐसे हैं जो NIS कोच भी बन चुके हैं और 12 बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट रेफरी हैं, कुछ बच्चे नेशनल रेफरीज भी हैं। अमिता कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वे भी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। सेल्फ डिफेंस से ये है कि आप आत्मनिर्भर बनते हो, उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स एक ऐसा आर्ट है जिससे आपके अंदर एक स्किल डेवलप होता है जिसको कल को आप मतलब यूज़ कर सकते हैं स्कूलों में टीच करके और उससे आप अर्न कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, हमने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसी तरह के आर्ट बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं ना तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा कल को। आज कई ऐसे बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके हैं और कई NIS कोच बन चुके हैं। आशीष बताते हैं कि मैडम की वजह से आज वे एक स्लम एरिया से उठकर NIS कोच बने हैं। मैं मैम के पास टाइकोंडो सीखता गया। मैंने स्टेट कंप्लीट की, स्टेट में मेरे 3 गोल्ड मेडल है। नेशनल कंप्लीट किया, नेशनल के बाद मेरा इंटरनेशनल में भी मेडल आया जिसमें मेरा एक सिल्वर मेडल था, एक ब्रॉन्ज मेडल था। आज मैं NIS कोच हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जो नशे की दलदल से बाहर आकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने आत्मरक्षा का हुनर सीखा है। जब मैं प्रैक्टिस करता था मेरे से हो नहीं पाता था क्योंकि मेरा जो शरीर था सर खोखला हो चुका था नशे की वजह से। फिर मैम ने मेरे को गाइड किया कि बेटा तू अच्छी अच्छी चीज़ें खा, ये सब खा, इस वजह तब जाके तेरी ये चीज़ सही हो पाएगी। फिर धीरे धीरे मैम ने बोला चल स्टेट खेल, नेशनल खेल, इंटरनेशनल भी है। फिर सर मैंने वर्क हार्ड किया, मैम ने काउंसलेशन मेरी खूब मतलब की। फिर उसके बाद मेरा स्टेट में मेडल आया, फिर नेशनल में आया, फिर इंटरनेशनल में आया। मेरी फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बन गया कि मैं बाहर जाती हूँ तो उनको टेंशन नहीं होती कि मेरी लड़की कब आएगी, क्या कर रही होगी। उनको पता है कि हाँ मेरी लड़की एक निडर है, वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो उसका सामना अपने आप कर लेगी, तो उनको टेंशन नहीं होती है। तो हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम बढ़ गया है। अमिता मरवाहा टाइकोंडो के साथ साथ बच्चों को आर्थिक रूप से भी मदद करती हैं ताकि अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। मेरे को अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी थी। मेरी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से कि आज मैं अपने कॉलेज में हूँ और अपनी स्टडी मैंने कंटिन्यू कर रखी है। मैं स्टेट रेफरी हूँ, मैं स्टेट प्लेयर भी हूँ और नेशनल प्लेयर भी हूँ। पुमजे में मेरा सिल्वर एंड गोल्ड मेडल भी आ रखा है और मैम जो हमें फ्री कथक क्लासेस सिखाते हैं उसमें भी मैं हूँ, मैं कथक सीखती हूँ। आज अमिता मरवाहा अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक बच्चों को सिखाने के लिए व्यवस्था कर चुकी हैं, जहां सैकड़ों गरीब घर के बच्चे मुफ्त में हुनर सीखने के लिए आते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही
कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।